मोदी का राम मंदिर वर्सेस ममता का बाबरी। बंगाल में ऐसा बवाल, ममता बनर्जी ने क्या धमकी दे डाली। 6 दिसंबर को ममता के विधायक बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे या कुछ और खेला होने वाला है। इधर ममता उधर राहुल गांधी। संविधान का रोना रोते इंडी को पीएम मोदी ने एक चिट्ठी में कैसे निपटा दिया। और बंगाल से लेकर यूपी तक मोदी का मिशन क्लीन। अवैध घुसपैठिए खुद बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रहे हैं क्या, सबसे पहले इसका चर्चा। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया तब से इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई, क्योंकि बिहार में तो हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट कर दिया मोदी के लिए। वहां जाति में बटे नहीं हिंदू, उधर मुसलमानों का वोट वैसे ही ले उड़े। अब इंडी गठबंधन को लग रहा है कि उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के सामने अब बंगाल में बाबरी मस्जिद की बातें होने लगी। आज आपको बताऊंगा कि मोदी और ममता के बीच राम मंदिर और बाबरी वाली लड़ाई क्यों छिड़ गई। क्या आपको यह भी पता है कि 6 दिसंबर को, यानी जिस दिन बाबरी का विवादित ढांचा गिरा था, उस दिन बंगाल में क्या खेला होने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी के विधायक ने ऐलान कर रखा है कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी की नींव रखी जाएगी। आप यह भी देखिए कि इधर राम मंदिर में नरेंद्र मोदी ने ध्वजा फहराई, उधर बंगाल में रातों रात बाबरी के पोस्टर लग गए। भाई, बाबरी के पोस्टर बंगाल में किसने लगाए, क्यों लगाए, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको बंगाल से दिखाऊंगा। साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि इधर ममता बनर्जी उधर राहुल गांधी कैसे संविधान का रोना रो रहे थे और नरेंद्र मोदी ने कौन सी ऐसी चिट्ठी लिखी कि पूरा गेम इनका निपट गया। ममता बनर्जी के साथ क्यों यूपी में अखिलेश यादव घबराए हुए दिख रहे हैं। लेकिन पूरे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो हो रहा है, अवैध घुसपैठियों पर क्या जबरदस्त एक्शन हो रहा है, बंगाल से लेकर उधर योगी के यूपी तक में, सब लाया हूं। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। हम भारत के लोग, अगर हर खुशबू किया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है। चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से, इससे देश नहीं डरने वाला। कभी भी भारत की जमीन पर ऐसे बर्बर आक्रांता, लुटेरा, अत्याचारी, पापाचारी, बलात्कारी का नामो निशान नहीं रहने देगा। बाबर इस देश से नहीं जुड़ा था, बाबर आक्रांता था। अब बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद है ना, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। देखिए, इस वक्त सबसे गजब तो बंगाल में हो रहा है। इधर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजा फहराई, उधर बंगाल में बाबरी के पोस्टर रातों रात लग गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगा दिए गए भाई। और पोस्टर में बताया गया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। टीएमसी के विधायक मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान पहले ही कर चुके थे। कल रात पोस्टर भी सामने आ गए। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा और कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे, यह भी कहा जा रहा है। यानी बंगाल का चुनाव जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए अगला पड़ाव है बिहार के बाद, क्या वहां राम मंदिर की सियासत वर्सेस बाबरी की सियासत होगी? क्या राम मंदिर को चुनना है या बाबरी को चुनना है, इसका फैसला होगा क्या? देखिए, मस्जिद बनाना है तो बनाइए, लेकिन क्या बाबर का ही नाम मिला है? मस्जिद का नाम आक्रांता बाबर पर ही क्यों रखा जा रहा है? 6 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई है, यह सवाल उठ रहा है। और वो भी तब जब बंगाल में अगले साल चुनाव है। जबकि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने करीब 1 साल पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था, लेकिन जब चुनाव आए तो बाबरी के पोस्टर लग गए। 1 साल से इनसे बाबरी नहीं बनी। वहां यूपी में कोर्ट ने जमीन दे रखी है, वहां क्यों नहीं बनाए? 6 दिसंबर की इतनी आग लगी हुई है तो 6 दिसंबर तो 1992 में हुआ। 92 से लेकर, तब से लेकर अभी 2025 में इनको याद आया कि बाबरी की मस्जिद बनानी है। लेकिन देश में मुगलों का महिमा मंडन करने वालों को पीएम मोदी और सीएम योगी ने तगड़ा जवाब दिया। आप एक बार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को दोनों को सुनिए। दोनों खुले में कह रहे हैं कि मुगल तो क्रूर थे, आक्रांता थे। फिर आपको दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी कैसे भड़की हुई हैं और क्या धमकी दी है बीजेपी को। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद
दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के लिए। यानी मोदी से लेकर योगी तक खुलकर जिन मुगलों को आक्रांता बता रहे हैं, उन मुगलों के बाबरी मस्जिद का जिक्र बंगाल में हो रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद पर विवाद बढ़ा तो टीएमसी ने अपने विधायक से किनारा कर लिया। टीएमसी कह रही है कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बार सुनिए। वो पार्टी का कोई उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो पीछे है भाषण है वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। भाई पार्टी अगर सहमत नहीं है तो आपने क्या एक्शन लिया? जिस विधायक पर कहा जा रहा है कि भाई वो बाबरी मस्जिद बनवाएगा, उस पर क्या एक्शन हो रहा है अगर आप सहमत नहीं? ये पब्लिक पूछ रही। टीएमसी भले ही अपने विधायक से पल्ला झाड़ ले, लेकिन बीजेपी कह रही कि सारा खेला तो ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी के कहने पे सब हो रहा है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ये एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा ममता बनर्जी जी के द्वारा हुमायूं कर रहे। हुमायूं अपने में कोई नहीं है, हुमायूं जो है सो है, लेकिन और इस तरह से करना, कोर्ट के फैसले का हर किसी ने सम्मान किया है। जानबूझ करके देश में विवाद पैदा करने के लिए यह काम कर रहा है। देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं। अपना जगह है, बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा, ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, चाहिए उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना तो महापुरुष है ना कोई है, वो आक्रांता था। इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करेंगे। बीजेपी कह रही है कि भाई ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। अगर बनाना है तो अपने बाप के नाम पे बनाओ, बाबर के नाम पे क्यों बना रहे हो? ये दिलीप घोष कह रहे हैं। लेकिन क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी? और बनेगी तो कहां बनेगी? नवभारत की टीम इसकी पड़ताल करने पहुंची। नवभारत संवाददाता मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में उस जमीन पर पहुंचे जहां बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जब हमारी टीम यहां पहुंची तो पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि जिस जमीन पर मस्जिद की नींव रखी जाने की बात है, वहां तो पेट्रोल पंप बनना है। यह भी खुलासा हुआ है कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद को बनाने के लिए जमीन अभी तक खरीदी ही नहीं है। मुर्शिदाबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। कि हम बेलडंगा इलाके में मौजूद हैं। सड़क किनारे हाईवे के पास ये जो आपको घिरा हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है, दरअसल इसी जमीन के ऊपर हुमायूं कबीर ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन उल्टा जो है, यहाँ पर जो जमीन के मालिक थे उन्होंने बाकायदा यहाँ पर अब बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाहर लोगों के प्रवेश जो है वो निषेध है, वहाँ बाहर के लोग नहीं आ सकते। लेकिन जिसका जमीन वो तो बंद कर दिया। वो आदमी बता रहा हूँ, मुझे मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ। आपको लेकर पेट्रोल पंप बनेगा इसी जगह पे निर्मल, तो उसी को देऊंगा, लेकिन उसने तो लिया नहीं है, तो इन्होंने पोस्ट लगा तो पेट्रोल पंप बनेगा यहाँ पे। हाँ, पेट्रोल पंप बनेगा। तो जाएगा जिसका है वो तो नहीं देना चाहता है किसी को, वो तो बेचना भी नहीं चाहता है और पैसा भी नहीं दिया, तो क्या कैसा बनेगा बाबरी मस्जिद? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है कि बाहर के लोगों का जो प्रवेश है वो यहाँ पर निषेध है और ये जगह पेट्रोल पंप को दिया जा रहा है। ये बाकायदा यहाँ पर पोस्टर लगाया गया। लेकिन अब बताइए, जिस जगह पे पेट्रोल पंप बनना है उस जगह का नाम डाल के पोस्टर छप रहे हैं कि भाई वहां बाबरी मस्जिद बनेगी। ये मुसलमान के साथ धोखा नहीं है? ये क्या हो रहा है? एक तरफ खुलेआम राम मंदिर के जवाब में बंगाल में बाबरी मस्जिद की बातें हो रही, लोगों को उकसाया जा रहा है। उधर बंगाल की हालत यह है कि वहां वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग को ही अपने अधिकारियों की सुरक्षा का डर सता रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिख दी। भाई इसमें
बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के अधिकारियों बाकी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। सिर्फ दफ्तर ही नहीं, अधिकारियों के घर पर और रास्ते में भी सुरक्षा देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को बंगाल पुलिस को यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि 24 नवंबर को पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा की चूक हुई। सोमवार को कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बीएलओ के समूह ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीएलओ ने आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। अभी सोचिए, बिहार में पूरा एसआईआर हुआ, नहीं कहना पड़ा कि सबको सुरक्षा दीजिए, बंगाल में कहना पड़ रहा है कि सुरक्षा दीजिए भाई। यह सब तब हो रहा है जब ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर खुलेआम धमकी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की आड़ में पहले वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे फिर नागरिकता। एसआईआर की वजह से लोगों में पैनिक है, डर का माहौल है। एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे बीएलओ और बाकी लोग जान दे रहे हैं। इसी डर को दिखाकर ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दे डाली कि अगर बंगाल को चैलेंज किया तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगे। ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो बंगाल चुनाव के बाद देश भर का दौरा करेंगी और बीजेपी को 2029 में सत्ता में नहीं रहने देंगी। सुनिए ममता बनर्जी कैसे एसआईआर और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत को लेकर बीजेपी को घेर रही। गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। बंगाल में एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत एक बड़ा मुद्दा बन गई है भाई। इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के चक्कर में बीएलओ की जान जा रही। बीजेपी कह रही है कि क्यों ममता प्रशासन बीएलओ की मौत से जुड़ी पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही। क्यों बीएलओ को मिलने वाले 18,000 की पेमेंट ममता बनर्जी ने रोकी हुई है। बीएलओ को डेटा एंट्री वाले क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इन सब से उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग बीएलओ को जेल भेजने और नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। बीजेपी का आरोप है कि बीएलओ पर टीएमसी के गुंडे गलत वोटर लिस्ट बनाने का प्रेशर डाल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर जल्दबाजी में हो रहा है, इससे जेन्युइन वोटर्स का नाम कटने का खतरा है। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी परेशान हो रही है। बंगाल बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी को सुनिए, जो कह रही है कि ममता बनर्जी बीएलओ की मौत पर झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर्स पर दबाव बनाकर हर मौत को एसआईआर से जोड़ने की साजिश हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पूरा भारत में एसआईआर हो रहा है, बिहार में ऑलरेडी एसआईआर हो गया है, किसी का कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों होगा? कहीं भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो मुझको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया। हालांकि लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अभी बिहार में एसआईआर हुआ, वहां भी करोड़ों वोटर्स थे, लेकिन और बहुत कम समय में एसआईआर हुआ। यही तो आरोप लग रहा था कि इतने कम समय में बिहार में एसआईआर क्यों हो रहा है। वहां इस तरह की खबरें नहीं आई कि बीएलओज की जान जा रही है, बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। बंगाल और दूसरी जगहों पर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, यह पब्लिक सवाल पूछ रही है, जबकि वहां तो और ज्यादा समय है एसआईआर करने के लिए। ऐसा क्या प्रेशर आया हुआ है? एसआईआर को लेकर धमकी सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं दे रही, पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। झारखंड सरकार में कांग्रेस के एक मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो भाई साहब तो कह दिए कि बीएलओ आएगा तो घर में घुसना ही नहीं देना है, उसे बंद कर दो। सुनिए कांग्रेस के इन मंत्री को। मैंने कहा कि एसआईआर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है। बिहार चुनाव में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है वहाँ पर। और मैं देखिए कल अपने विधानसभा में मैंने लोगों को सचेत किया, आगाह किया है कि आप लोग किसी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं होने दीजिए। आप लोग अगर कोई बीएलओ अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे तो बीएलओ हमारा पदाधिकारी है, अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि बीएलओ को घर में बंद कर दीजिए। गजब हाल है बॉस। भाई पूरी प्रक्रिया है, बीएलओ अपनी मर्जी से नाम नहीं काट सकता, आप फिर अपील कर सकते हैं, तो बीएलओ को घर में बंद करने के रखिए और हमको बुलाइए का क्या मतलब है?
आप बीएलओ को डरा ना रहे हैं। फिर उधर अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर को लेकर परेशान है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि यूपी में 3 करोड़ वोट काटने का प्लान है। अखिलेश यादव को भी सुनिए। बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। अब आप सोचिए, ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों का नाम जो है वो यूपी में काट दिया जाएगा। अब जरा देखा जाएगा कि 3 करोड़ का नाम कटेगा तो उसमें से कितने लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरे कोर्ट जाएंगे, या सड़क पर आकर कहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ। बिहार में तो नहीं किया ऐसा कोई। और ये लोग ऐसी बातें तब कर रहे हैं जब आज संविधान दिवस है बॉस। इन लोगों ने आज संविधान की बड़ी बड़ी बातें की हैं। ममता बनर्जी ने हाथ में संविधान की कॉपी लहराई, संविधान दिवस मनाया और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले किए। इधर दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति के अलावा पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी सब थे। संविधान दिवस पर ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र दांव पर है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, फेडरलिज्म का बुलडोजर को बुलडोज किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसलिए वो आज संविधान को बचाने की प्रतिज्ञा ले रही। राहुल गांधी भी लोकतंत्र के रक्षक बनकर आ गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों ने संविधान दिवस पर पीएम मोदी को घेर लिया। उधर संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेटर में जनता से खास अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। देश ने हमें कितना कुछ दिया है, इसके लिए हम सबके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हमारा हर कार्य देश हित से जुड़े उद्देश्य को पूरा करने वाला। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने का दायित्व हम सबका है। जब हम अपने काम को कर्तव्य की भावना के साथ करेंगे तो देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। यानी इधर विपक्ष ने संविधान दिवस पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, उधर पीएम मोदी ने संविधान के पवित्र दस्तावेज बताते हुए उसे सच्चा मार्गदर्शक बताया। पीएम मोदी के खिलाफ जब भी विपक्ष को कुछ नहीं मिलता तो संविधान खतरे में का नैरेटिव आगे रखता है। इसी फर्जी नैरेटिव की वजह से लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बीजेपी की कुछ सीटें घटा दी, लेकिन बार बार फर्जी नैरेटिव थोड़ी चलता है। तो इस बार भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चांसेस कम है कि ये मोदी को उस तरह से डैमेज कर पाएंगे जैसा ये चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी और भी वजह है। और वो वजह क्या है वो अब आपको अगले चैप्टर में बताता हूं। पाठशाला में अब अगली क्लास। ट्रंप से लेकर पूरी दुनिया हैरान, पीएम मोदी का ऐसा एक्शन कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है क्या? मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा कूटा, दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर कर भारत के सामने लाइन में क्यों लग गए? अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, भारत की इकोनॉमी को पिछले कुछ महीनों में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन जो लोग भारत की इकोनॉमी की बुराई कर रहे थे, उसे खत्म बता रहे थे, उसी इकोनॉमी ने ऐसी धूम मचाई हुई है कि पूरी दुनिया हैरान। इकोनॉमी के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है। पाकिस्तान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कूटा है, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन में क्यों लग गए हैं, आज आपको बताऊंगा। आप देखिए कि इसी वित्तीय वर्ष में भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट की दुनिया में धूम मच रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे भारत ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा कि दुनिया में चर्चा है, उस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश लाइन में खड़े हो गए पैसा भर भर के ले लेके। फ्रांस की एविएशन कंपनी ने भारत में अपना सेंटर खोल दिया है। कनाडा के साथ भारत रेयर अर्थ की बड़ी डील कर रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भारत क्या और धूम मचाने वाला है, कैसे भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है, उधर पाकिस्तान कैसे डूबता चला जा रहा है, आज आपको सब दिखाऊंगा। कैसे जो ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर भारत को झटका दे देंगे, उन ट्रंप को खुद झटका लगा हुआ है बॉस। भारत ऐसा इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, भारत के लिए सबसे जबरदस्त खबर तो यह आई कि इकोनॉमी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 देशों में लेकर आना है। और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह बड़ी बात कह दी है कि भारत की इकोनॉमी इसी वित्तीय वर्ष में $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। भारत की इकोनॉमी फिलहाल $3.9 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है
और अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर के पार जा सकती है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, वो गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी घों घों कर रही है लेकिन भाग नहीं रही, वहीं भारत की इकोनॉमी जबरदस्त स्पीड से दौड़ रही है। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है और यह कितनी बड़ी उपलब्धि है यह आपको आज समझना चाहिए। अब भारत से आगे मात्र 4 देश हैं और उनकी इकोनॉमी का साइज आपको दिखाता हूं कि वो देश भारत से कितना आगे हैं और वो कौन से देश हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी इस वक्त करीब करीब 31 ट्रिलियन डॉलर की है, ट्रिलियन डॉलर की है अमेरिका की इकोनॉमी। इसी ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर चीन है जिसकी इकोनॉमी 19.4 ट्रिलियन डॉलर की, ट्रिलियन डॉलर की, चाइना की। तीसरे नंबर पर है जर्मनी, इसकी इकोनॉमी जो है वो करीब करीब 5 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब ये दोनों तो अलग खेल चल रहा है इनका। भारत से थोड़ा ही आगे जो है वो जर्मनी है जिसकी इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन डॉलर, टी से ट्रिलियन। इसके बाद है जापान चौथे नंबर पर, जापान। और जापान कितना है भाई? 4.28 ट्रिलियन डॉलर। और अब भारत जो है वो 5वें नंबर पर यहां पर भारत है। और भारत आप देखिए जैसे ही 4 ट्रिलियन होगा, ये जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, तो सीधे भारत यहां से उठेगा और अगले कुछ साल में यहां तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इकोनॉमी के फ्रंट पर भारत के लिए एक और खुशखबरी आई। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के मुताबिक भारत में 2047 तक 4.1 ट्रिलियन डॉलर का ग्रीन निवेश आ सकता है। इससे भारत में करीब 4 करोड़ 80 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यानी भारत के लिए अच्छी खबरों की लाइन लगी हुई है बॉस। प्रधानमंत्री मोदी भारत को उन सेक्टर्स में भी आगे बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में पहले किसी ने गंभीरता से ध्यान तक नहीं दिया। आज रेयर अर्थ और यूरेनियम को लेकर दुनिया में मारामारी मची हुई। भाई हर देश रेयर अर्थ के लिए परेशान है, लेकिन पीएम मोदी भारत की जरूरतों के लिए बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच 2.8 अरब डॉलर का यूरेनियम का सौदा होने वाला है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम डील 10 साल के लिए होगी। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच यूरेनियम की डील आगे बढ़ी। इस डील से भारत के 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फायदा होगा। भारत में 6 और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। यानी जिस कनाडा के साथ कभी हमारे संबंध जो है वो ट्रूडो के चक्कर में गड़बड़ा गए थे, वो ट्रूडो तो निपट ही गया। अब रिश्ते देखिए ये हो रहे हैं कि भारत डील कर रहा है। आप ये भी देखिए कि रेयर अर्थ के लिए आज ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसका मकसद भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, जिससे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्थायी सप्लाई मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि भारत में सालाना 6,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट की क्षमता विकसित हो सके। चीन से हो रहे रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात भी पिछले कुछ समय से कम हो रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच चीन से 16,281 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 56% कम है। यानी चीन से आयात आधे से भी ज्यादा घट गया है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर डील्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने यहां ये इतना बनाओ कि कल को कहीं दिक्कत हो तो अपने में हम सफिशिएंट रहें। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, लैपटॉप, विंड टरबाइन, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम में होता है। अब सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए योजना पर काम शुरू किया है, जिससे आने वाले समय में चीन पर निर्भरता और कम हो जाएगी। देखिए, इकोनॉमी का पहिया घूम नहीं रहा, फुल स्पीड से घूम रहा है और इसके लिए जरूरी रिफॉर्म भी पीएम मोदी करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक गेम चेंजर रिफॉर्म है लेबर कोड, जिसे मोदी सरकार ने लागू किया है। इससे देश भर के श्रमिकों, कर्मचारियों को फायदा होगा। देश में अभी तक 29 श्रम कानून लागू थे, इसकी जगह अब सिर्फ 4 लेबर कोड लागू हैं। इससे कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल मिल पाएगा। कंपनियों के लिए भी कई प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी। सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से बिजनेस अब कर सकेंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा, कर्मचारियों में सुरक्षा बढ़ेगी। कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी की अवधि 1 साल कर दी गई है। अब 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेचुइटी मिल सकेगी। भाई पहले
5 साल करते थे तब ग्रेच्युटी मिलती थी, अब 1 साल की नौकरी और ग्रेच्युटी मिल जाएगी। यानी जो लेबर फोर्स है, जो आम आदमी है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। और कैसे, अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, गति देते रहना है, तो भैया धक्का न देना होगा, तो धक्का देने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी के विजन का एक उदाहरण आपको समझाता हूं। भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी समस्या मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की थी। यह सारा काम विदेश में होता था, जिससे विमान काफी समय तक ग्राउंडेड रहते थे कि भाई वहां जाएंगे, रिपेयर होंगे, मेंटेनेंस होगा, तब आएंगे। पैसा भी ज्यादा लग जाता था। लेकिन अब फ्रांस की सैफरन कंपनी ने हैदराबाद में एमआरओ फैसिलिटी सेंटर खोल दिया है। आज ही इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया। इससे भारत में ही विमानों का मेंटेनेंस हो पाएगा, रिपेयर हो पाएगा, ओवरहॉलिंग हो पाएगा। यानी एमआरओ का जो काम है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग, वो तीनों यहीं हो जाएगा। भारत का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारत की एविएशन कंपनियों ने 1500 नए विमानों के ऑर्डर दे रखे। विमानों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का 85% काम विदेश में होता है। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ता था, समय अलग जाता था। अब भारत में ही विमानों का मेंटेनेंस और रिपेयर होगा। इससे भारत ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में भी विकसित होगा। यानी नरेंद्र मोदी का अगर आप देखेंगे पिछले 11 साल में, उनका पूरा फोकस यह है कि अभी जितना जरूरत है वो बाहर से कर लो, लेकिन कैसे सारा काम यहीं हो जाए भारत में, हमको दूसरे पे निर्भर कम से कम रहना पड़े, इस पे फुल फोकस है उनका। पीएम मोदी का कहना है कि भारत सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि शिपिंग एमआरओ इकोसिस्टम के लिए भी बड़े स्केल पर काम कर रहा है। मतलब कोई हिसाब ही नहीं भाई, इधर उधर जिधर देखो उधर, जहां मौका है भारत को छा जाने वाला हिसाब है। सुनिए पीएम मोदी को एक बार, फिर आपको बताता हूं कि कैसे बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन में खड़े हैं और क्यों खड़े। पहली बार देश में एक ग्लोबल ओईएम डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, सैफरन की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे एमआरओ इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। और हम सिर्फ एविएशन एमआरओ तक सीमित नहीं रहना चाहते, हम शिपिंग से जुड़े एमआरओ इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। एक और जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी ने यह किया कि जिस तरह से पाकिस्तान को कूटा गया, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हो। और ये क्यों कह रहा हूं, आप इसको इस तरह से समझिए कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा दुनिया ने देखा। यही ब्रह्मोस गई ना, फोड़ के आ गई पाकिस्तान को, इतना अंदर तक घुस के फोड़ दी कि दुनिया कह रही कि बाप रे बाप, इतना अंदर तक तो कोई नहीं मार पाया। तो अब ब्रह्मोस खरीदने के लिए दुनिया के देश लाइन में लग के खड़े हो गए। रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ब्रह्मोस की डिमांड एकदम रॉकेट बनी हुई। आप देखिए कि दुनिया के 16 देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लग गए। भारत 4100 करोड़ की ब्रह्मोस डील करने वाला है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, ब्रुनेई, चिली, इजिप्ट, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ये सारे देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इटली तक भारत से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ पार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो भारत दुनिया से खाली हथियार खरीदता ही रहता था एक जमाने में, वो आज दुनिया को हथियार बेच रहा है। बड़े बड़े देश लाइन में लगे हुए हैं कि सर एक ब्रह्मोस मिल जाता तो। यानी एक तरफ भारत है जिसके सामने दुनिया नोट भर भर के लाइन में लगी है ब्रह्मोस खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ वही भिखारी पाकिस्तान जो दुनिया के सामने कटोरा लिए घूम रहा है, खड़ा रहता है। कटोरा कंट्री पाकिस्तान का हाल यह है कि वो डूबता चला जा रहा है और डूबते पाकिस्तान में लूट भी भयंकर मची हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान में फैले करप्शन का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिससे खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में कैसे करप्शन की वजह से विकास नहीं हो पा रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार पाकिस्तान के सिस्टम की ताकत बन गया है, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की सरकार पर कुछ अमीर लोगों का कब्जा है और ये लोग सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान की संस्थाएं भ्रष्टाचार की वजह से खोखली हो चुकी हैं। पाकिस्तान में करप्शन कंट्रोल दुनिया में सबसे खराब है। तो जो लोग पूछते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? उससे यही होता है कि भारत इतिहास रच रहा है और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहा है, जहां खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा, तू भी खा मैं भी खाऊं,
वह उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या बदला है, ये बदला है बॉस। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पोल तो खुद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खोल दी। नवाज शरीफ ने खुलेआम कबूल लिया है कि पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। आईएमएफ और विदेशी कर्ज पर पाकिस्तान निर्भर है। पाकिस्तान के अपने फैसले विदेशियों के हाथों में। आईएमएफ जो चाहेगा पाकिस्तान से करवा सकता है। यानी भारत तो अंग्रेजों के राज से आजाद हो गया, लेकिन उस वक्त आजादी लेकर जो पाकिस्तान बना वो आज उन्हीं अंग्रेजों के हाथ में, क्योंकि दिन भर कटोरा लेके घूमोगे, जो भीख देगा वो फिर भीख का हिसाब तो मांगेगा। आईएमएफ के लोन पर पाकिस्तान चल रहा है, पल रहा है, इसलिए पाकिस्तान अपने मन से कोई पॉलिसी तक नहीं बना सकता। जो आईएमएफ कहता है उसी हिसाब से उसको चलना पड़ता है। ये करो तो करता है। ये पाकिस्तान की हैसियत और औकात रह गई। लेकिन उस औकात और उस हैसियत में भी पाकिस्तान सुधरने वाला है? नहीं सुधर सकता भाई। आप देखिए अगला चैप्टर, देखिए वहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान की जेल में हत्या की खबरें आ रही हैं, उसका सच क्या है? पाकिस्तान में क्या गजब कांड हो गया है? इधर मोदी पहुंचे राम मंदिर, उधर मुनीर शहबाज को ऐसी आग लगी कि काहे पॉपकॉर्न बन के उछल रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं। राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा लहराई। भारत में तो कुछ लोग तिलमिलाए ही हैं, पाकिस्तान को भी भयंकर आग लग गई। मुनीर से लेकर शहबाज, पूरा पाकिस्तान राम मंदिर पर पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। लेकिन ये खुद का हाल नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या गजब गजब कांड हो रहे हैं। खुद पाकिस्तान में भयंकर बवाल होने वाला है, क्योंकि ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान के साथ कुछ करवा दिया है। ऐसी खबरें आज उड़ी कि पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान जिंदा हैं या मुनीर ने उनकी हत्या करवा दी है। इन खबरों के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल मचा हुआ है। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान हो गया है। सिंध, पीओके और बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। जो आप भारत में कभी सुनते थे लेके रहेंगे आजादी, वो लेके रहेंगे आजादी के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में। और खाली लेके रहेंगे आजादी के नारे नहीं लग रहे हैं, तेरे बाप से लेंगे आजादी के नारे लग रहे हैं। आज पाठशाला में इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बचे बवाल की एक एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान में क्यों आग लगी है, कैसे ये लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं नरेंद्र मोदी को राम मंदिर में देखकर, यह भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर मचे जबरदस्त बवाल की। करीब 2 साल से पाकिस्तान के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान जिंदा हैं या जेल में उनकी हत्या हो चुकी है, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इमरान खान की पार्टी के लोग हों या फिर उनकी बहनें, सब इमरान खान की सलामती को लेकर डरे हुए हैं और मुनीर को भर भर कर कोस रहे हैं। इसकी वजह है अफगानिस्तान मीडिया का वो सनसनीखेज दावा। अफगानिस्तान टाइम्स ने आज इमरान की तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की संदिग्ध हालात में हत्या हो गई। इसके साथ ही अफगानिस्तान टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान के एक भरोसेमंद सोर्स ने अफगानिस्तान टाइम्स को बताया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की कथित तौर पर रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई और उनकी बॉडी को जेल से बाहर ले जाया जा चुका है। इमरान खान को लेकर अफगानिस्तान मीडिया के इस दावे पर पाकिस्तान सरकार एकदम चुप बैठी हुई है, जिसके बाद इमरान खान की सेहत को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। देखिए, यह समझना जरूरी है कि अचानक पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत को लेकर अटकलों ने जोर पकड़ा कि दरअसल इमरान खान साल 2023 से अदियाला जेल में बंद है। आरोप है कि कल इमरान खान की 3 बहनें उनसे मिलने जेल पहुंची, लेकिन उन्हें इमरान खान से मिलने ही नहीं दिया गया और जेल के बाहर से घसीट कर भगा दिया गया। इमरान की बहनों का आरोप है कि पिछले 3 हफ्तों से उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के वकीलों को भी उनसे मिलने के लिए जेल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब सवाल है कि अगर इमरान खान फिटफाट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे में इमरान खान की बहनों और उनकी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि अगर इमरान खान सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, तो मिलने दो ना भाई। इससे बढ़ के इमरान खान के समर्थक हजारों की संख्या में अदियाला जेल के बाहर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी कि लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी। इमरान की बुजुर्ग बहनें कड़कड़ाती ठंड में जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। आरोप है कि मुनीर के इशारे पर इमरान खान की बहनों को वहां से खदेड़ दिया गया, जिसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने जेल के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और मुनीर और शहबाज को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित के साथ ही पंजाब की आजादी के नारे लगने शुरू हो गए वहां। इमरान खान की बहन ने भी दावा किया कि पूरा पाकिस्तान उनके भाई के साथ खड़ा है।
पीटीआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अदियाला जेल के बाहर पूर्व पीएम इमरान खान की बहनों अलीमा, उज़मा और नौरीन खान के साथ मुनीर की सिक्योरिटी फोर्स ने बदसलूकी की। हिरासत में लेने से पहले नौरीन खान को सड़क पर घसीटा गया। जेल के बाहर के एक वीडियो में इमरान खान की बहनें कांपती हुई, डरी और सहमी हुई नजर आ रही। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इमरान खान से मिलने नहीं दे रही इनको। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इमरान खान अगर जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है, तो इतना कुछ होने के बाद तो कोई भी कहता कि अच्छा एक आदमी आओ मिल लो। अदियाला जेल के बाहर बवाल बढ़ने के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया उल्टा, और आज कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तो कहां इमरान खान से मिलवाना था, कहां बहन को ही जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज ने जिस तरह से इमरान खान की सेहत को लेकर चुप्पी साधी हुई है, उनकी बहनों पर एक्शन हो रहा है, इससे इमरान समर्थकों की आशंका बढ़ती जा रही है। इमरान खान की सेहत को लेकर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों के मन में इमरान खान को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है कि किसी से छिपा नहीं है। और आज जब इमरान खान की सेहत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो ऐसे में मुनीर और शहबाज को इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान के सुलगने का डर सताने लगा है। इसलिए शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए और इमरान खान पर पाकिस्तान को कंगाली की कगार पर पहुंचाने का आरोप लगा दिया। नवाज शरीफ हों या उनके भाई पीएम शहबाज शरीफ या फिर आर्मी चीफ मुनीर, सबकी टेंशन सिर्फ इमरान खान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पहले से ही ऐसा बवाल मचा हुआ है जो मुनीर और उसकी सेना से संभले नहीं संभल पा रहा। पीओके में मुनीर की सेना के अत्याचारों के खिलाफ गुस्सा इतना भड़क चुका है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने पीओके से मुनीर की सेना को खदेड़ने की कसम खा ली। पीओके में मुनीर की सेना के खिलाफ भड़के गुस्से की यह तस्वीर देखिए। इलाके में लाठी डंडों से पाकिस्तानी जवानों की पिटाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यह भी देखिए कि मुनीर और उसकी सेना किस हद तक लाचार हो चुकी है। मुनीर अब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आतंकी संगठनों की मदद करने को मजबूर हो चुका है। मुनीर ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा के लिए इस्लामाबाद में एक डेडिकेटेड आईटी सेल खोल दिया है। इसमें 80 कंप्यूटर लगाए गए। हाफिज के इस आईटी सेल को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का जिम्मा सौंपा गया है। पाकिस्तान में जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, पाकिस्तान के हर प्रांत में आजादी की मांग उठ रही है। मुनीर की सेना की पिटाई हो रही है, उससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक मीम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की तस्वीर पर बनाया गया है, जिसमें अजीत डोवाल को यह कहते दिखाया गया है कि पहले पीओके, अब पंजाब और फिर सिंध, सब कुछ शांतिपूर्व तरीके से होगा। अब यह भी देखिए कि जो पाकिस्तान कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों का हेडक्वार्टर आत्मघाती धमाकों से दहल उठा था, तालिबान जिसको घुटनों पर ला चुका है, उससे मुनीर समझ चुका है कि अंदर ही अंदर अब उसकी कब्र खुदनी शुरू हो चुकी है और उसका बचना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में मुनीर और पाकिस्तान ने अब घर में हो रही किरकिरी से बचने के लिए राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने को पर चीखना शुरू किया। राम मंदिर पर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी भेजी है और इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने लिखा कि वो राम मंदिर में ध्वजारोहण से चिंतित है। जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां अब राम मंदिर बनाया गया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को भीड़ ने गिरा दिया था। इससे धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश की गई। आगे चिट्ठी में पाकिस्तान ने अपील की कि भारत में कथित रूप से बढ़ते इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच और नफरत की बुनियाद पर हो रहे कथित हमलों की ओर ध्यान दिया जाए। यूएन और दूसरी संस्थाएं भारत में इस्लामिक विरासत को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं और सभी अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में सहयोग दें। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। तुमने खुद वहां हिंदुओं का यह हाल किया है कि वहां हिंदू बचे नहीं। यहां मुसलमानों की जनसंख्या और बढ़ी है। अत्याचार होता तो ऐसा होता क्या? अत्याचार होता तो 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बनता क्या? अत्याचार होता तो कोर्ट केस लड़ना पड़ता हिंदुओं को क्या? अत्याचार होता तो क्या प्रभु श्री राम के होने का सबूत पेश करना पड़ता क्या? सब तो ऐसे ही हो जाता। फिर अत्याचार नहीं हो रहा, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और जो सच है वो हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये नौटंकी कर क्यों रहा है, इसके पीछे का मकसद समझिए। दरअसल धर्म की आड़ में पहले भी खुद को बचाने की कोशिश कर चुके मुनीर का राम मंदिर की आड़ में एक एजेंडा है। भारत के मुसलमानों के दिमाग में जहर भरना, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जड़ें मजबूत करने के लिए भारत के मुसलमानों को भड़काना और अपने घर में जो आग लगी है उससे ध्यान भटकाना। भाई आप किसी, ये जैसे डॉक्टर उमर है, फट गया जाके, ऐसे और बनाने हैं तो आपको ये जहर तो भरना पड़ेगा ना दिमाग में कि देखो तुम्हारे साथ गलत हुआ, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया। इसके लिए लोग नौटंकी कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान में इतना बवाल मचा हुआ है
कि ध्यान भटका दो कि भाई वहां देखो क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्योंकि मुनीर अपने एजेंडे में कामयाब होता दिख रहा है। मुनीर का कट्टर गैंग राम मंदिर और मोदी को लेकर उसके प्रोपेगेंडे को हवा देने में जुट गया है। यानी जो मुनीर चाहता है वहां पब्लिक का सेंटीमेंट बन रहा है। राम मंदिर पर लिखी चिट्ठी के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर करारा पलटवार भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया है कि ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और अत्याचार का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक आधार ही नहीं। खोखले उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने अंदर झांके और अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान दें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.